हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यदि कोई व्यक्ति घर पर बेहोश हो जाए, सिनकपी हो जाए तो इमरजेंसी में क्या करना चाहिए। इमरजेंसी मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें आती है। सडन बेहोशी का अगर किसी को अटैक आ जाए तो वैसे हालत में, और किस अवस्था में पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, हॉस्पिटल ले जाने से पहले और हॉस्पिटल ले जाने के दौरान क्या चीज़ें करने की आवश्यकता है, उस पर बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले यदि कोई व्यक्ति अनकॉन्शियस हो जाता है या गिर जाता है तो उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि अनकॉन्शियसनेस के दौरान सडनली मिर्गी आ सकती है, हाथ पांव का झटका लग सकता है, चोट लग सकती है। तो इस दौरान आपके लिए ज़रूरी है कि आप पेशेंट को प्रोटेक्ट करें ताकि उसको आसपास की चीज़ों से चोट नहीं लग जाए। कोई आसपास ऐसी कोई धारदार चीज़ें, कोई शार्प ऑब्जेक्ट्स या कोई ऐसी मेटल की चीज़ें वगैरह नहीं पड़ी हो, कोई एजेस वगैरह के पास ना पेशेंट गिर जाए जिससे उसको ऐसी इंजरी हो जाए कि अनकॉन्शियसनेस से तो कुछ नहीं हो, इंजरी से प्रॉब्लम हो जाए। इसके अलावा आसपास का जो एरिया है जहाँ पे पेशेंट अनकॉन्शियस हुआ, वो एरिया को क्लियर कर दे, वो एरिया को साफ कर दे ताकि कोई चीज़ों से पेशेंट टकराए नहीं। बाई चांस कभी कभी ऐसा होता है पेशेंट तुरंत उठने का प्रयास भी करता है, तो ऐसा नहीं हो वो फिसल जाए या ऐसा नहीं हो कि वो कोई और चीज़ से टकरा जाए। इसके अलावा अगर पेशेंट ने कोई टाइट कपड़े पहने हुए हो तो उनको लूज कर दीजिए। कई बार टाइट कपड़ों से ब्लड का सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, तो वैसे कंडीशन में आपको सारे कपड़ों को थोड़ा लूज कर देना है। खासकर अगर गले के पास या कोई कॉलर की टाई अगर पेशेंट ने पहनी हो तो उसको लूज कर देना है, जिससे चोकिंग हो सकती है, तो उनको हटाने की आवश्यकता है। इसके अलावा पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं वो देखने की आवश्यकता है। पेशेंट कई बार क्या है, कई बार तो देखिए थोड़ा सा चक्कर आके पेशेंट बेहोश हो जाता है तो वो अनकॉन्शियस उतना देर नहीं होता तो दिक्कत नहीं आती है। लेकिन यदि पेशेंट अनकॉन्शियस है और वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो आपको चेक करने की ज़रूरत है कि पेशेंट पल्स वगैरह आ रही है कि नहीं, ब्रीद कर रहा है कि नहीं, उसका ओवरऑल कंडीशन कैसा है। और वैसा कंडीशन अगर तुरंत है तो आपको एटलीस्ट एम्बुलेंस को बुलाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर पेशेंट को थोड़ी देर के लिए चक्कर आया और वो बेहोश हो गया तो उसमें तो डेफिनेटली उतना एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ी देर बाद भी हॉस्पिटल ले जाकर डॉक्टर से चेकअप करवा सकते हैं। हालांकि हर केस में मैं ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि डॉक्टर से चेकअप करवाना अच्छा है ऐसे केस में, क्योंकि अगर आप कुछ भी नहीं करवाते हो तो थोड़ा प्रॉब्लम्स होने का बाद में चांसेस बढ़ जाता है, कोई चीज़ें मिस आउट होने का चांस बढ़ जाता है। पर अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है और रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है और यह ज़्यादा देर तक अनकॉन्शियस है तो डेफिनेटली आपको तुरंत एम्बुलेंस बुलाने की आवश्यकता है। खासकर अगर आपको पेशेंट को कोई कार्डियक प्रॉब्लम की हिस्ट्री है, कोई डेंजरस ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम की हिस्ट्री है, या कोई ऐसी चीज़ का प्रॉब्लम है, हार्ट फेलियर वगैरह की हिस्ट्री जिससे उनको जान का खतरा हो सकता है, तो वैसे में आपको डेफिनेटली पेशेंट को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल शिफ्ट करने की आवश्यकता है। कार्डियक एम्बुलेंस में ही प्रेफर करें पेशेंट को शिफ्ट करना। ऐसा करने में ये है कि कार्डियक एम्बुलेंस में ज़्यादातर डिफिब्रिलेटर वगैरह होता है, और अगर पेशेंट को अरिथमिया यानी रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसमें तुरंत पेशेंट को डिफिब्रिलेशन करके शॉक किया जा सकता है, तो वो करना आवश्यक है अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो। और ऐसा अगर है तो आपको सबसे पहले जो करने की आवश्यकता है कि पेशेंट सांस ले रहा है कि नहीं, उसका पल्स आ रहा है कि नहीं, उसको चेक करिए। यदि पेशेंट बहुत गहरी गहरी सांस ले रहा है, जैसे गैस्पिंग बोलते हैं, ऐसी टाइप की सांस ले रहा है, या पेशेंट बहुत हल्की हल्की बहुत छोटी छोटी सांस ले रहा है, वैसा कुछ अगर गड़बड़ आपको लग रहा है, नॉर्मल सांस नहीं ले पा रहा है और पल्स भी अगर आपको महसूस नहीं हो रही है, पल्स एटलीस्ट ज़्यादातर लोग को थोड़ा बहुत प्रैक्टिस होना चाहिए देखने का, खासकर उन लोगों के लिए जिनके परिवार में किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, तो आपको कई बार डॉक्टर से बात करके पल्स देखना और पल्स काउंट करना प्रैक्टिस करना चाहिए। नहीं आता तो पल्स ऑक्सीमीटर का प्रयोग कर सकते हैं। अगर इसके में कोई पल्स नहीं आ रहा है पेशेंट को, या भी पेशेंट की बॉडी थोड़ी ठंडी लग रही है, तो वैसे में आपको पेशेंट को एटलीस्ट लिटा देने की आवश्यकता है। पेशेंट को ज़मीन पर चित या सुपाइन लिटाने की आवश्यकता है, जिसमें उनका पाँव को थोड़ा सा आप उठा दीजिए, जिस लगभग 1 फुट से 1.5 फुट यानी 12 इंच से 18 इंच यानी 30 से 45 सेंटीमीटर आपके पाँव को थोड़ा सा उठा देना है। लिटा के उसको तकिए पाँव के नीचे रख दीजिए या कोई चीज़ रख दीजिए जिससे पाँव थोड़ा सा उठ जाए, तो इससे ये होगा कि पाँव से थोड़ा एक्स्ट्रा ब्लड हार्ट के थ्रू अगर ब्रेन में जाएगा तो ब्रेन का सर्कुलेशन इम्प्रूवाइज होगा, इससे ब्रेन को थोड़ा एक्स्ट्रा ब्लड मिलेगा और होश आने का चांस बढ़ जाएगा। ज़्यादातर पेशेंट को जो अनकॉन्शियसनेस होती है उसमें ब्रेन में कोई कारण से ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से हो सकता है। तो यदि ऐसा कुछ है तो आपको, अगर पेशेंट को आप पाँव को उठा देते हैं, लेटा देते हैं पेशेंट को, तो चांसेस अच्छे हैं कि पेशेंट को ब्रेन में थोड़ा एक्स्ट्रा ब्लड मिले,
जिससे कि पेशेंट को होश आने में थोड़ा जल्दी हो सकती है। इसके अलावा पेशेंट के वाइटल साइंस चेक करते रहिए, उसका बीपी कैसा है, अगर आप घर पर बीपी मशीन है तो बीपी चेक करिए, पल्स अगर ऑक्सीमीटर है तो उससे चेक करिए, या मैनुअली आप चेक करना आता है तो वो चेक करिए। पेशेंट के वाइटल साइंस कैसे हैं, सैचुरेशन कैसा है, और मेडिकल हेल्प को तो खैर आपने पहले ही बुला लेना है अगर ऐसा कुछ भी सिचुएशन है तो, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि एम्बुलेंस को आने में कभी भी किसी भी जगह पे 10-15 मिनट लगते हैं। तो वैसे सिचुएशन में आप लास्ट मोमेंट का वेट नहीं कर सकते। ये सब देखने के बाद कि भाई पेशेंट बहुत ही बुरी हालत में, उसके बाद आप एम्बुलेंस को बुलाने जाओगे तो प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाएगा। तो वैसे केस में आपको पहले ही एम्बुलेंस को कॉल कर देना है, उसके बाद बाकी चीज़ों पर आपको फोकस करना है, ताकि जब तक आप बाकी चीज़ें रेडी करो, पेशेंट को कंफर्टेबल करो, तब तक एटलीस्ट एम्बुलेंस पहुंच जाए और आप रश कर सको पेशेंट को। पेशेंट को इस दौरान आपको थोड़ा कंफर्ट करने की आवश्यकता है कि आप उसको, अगर पेशेंट होश आ गया है तो उसको काम करने की ज़रूरत है। उसको उठाने की कोशिश नहीं करनी है। उसको अगर उठाओगे तो वापस से ग्रेविटी फोर्स की वजह से ब्रेन का ब्लड सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज़ होगा, पेशेंट फिर से अनकॉन्शियस हो जाएगा। तो उसको लेटा ही रहने दीजिए, और अगर एम्बुलेंस आती है तो स्ट्रेचर में ही उसको एम्बुलेंस में शिफ्ट करिए। उसको उठाने का प्रयास बहुत ज़्यादा मत करिए, क्योंकि तुरंत जल्दी जब पेशेंट उठने की कोशिश करता है तो उसके गिर जाने के वापस या अनकॉन्शियस होने के चांस और बढ़ जाते हैं, फिर से अनकॉन्शियस होने के चांस बढ़ जाते हैं, जिसमें एक की बार ज़्यादा चोट भी लग सकती है। इसके अलावा आप पेशेंट को थोड़ा पानी या नमक दे सकते हैं। पानी और नमक का कॉम्बिनेशन वर्क कर सकता है। आप इलेक्ट्रॉल पाउडर या नींबू पानी जो भी दे सकते हैं। मेनली रोल इसमें नमक और पानी का है। लगभग 1 आध लीटर आप पानी दे दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट में बीपी कम होने की वजह से चक्कर आते हैं, तो बीपी बढ़ जाएगा, नमक और पानी से फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन ये तभी करिए जब पेशेंट होश में आ चुका हो और वो प्रॉपर पानी पी सके। यदि पेशेंट होश में नहीं है तो अननेसेसरी उसके मुंह में कुछ डालने की कोशिश मत करिए, वैसे में सिचुएशन सुधरने के बदले बिगड़ जाएगी। तो होश में पेशेंट है तो ही उसको पानी देना है, नहीं तो नहीं। यदि आपके लिए पॉसिबल है तो कारण जानने का प्रयास करिए कि ऐसा क्यों हुआ। पेशेंट का शुगर लेवल अगर ग्लूकोमीटर है तो चेक करिए, ब्लड प्रेशर चेक करिए, बॉडी डिहाइड्रेशन तो नहीं है वो देखिए, बॉडी ठंडी है या गर्म है वो देखिए, आसपास कोई स्पेसिफिक कारण है जिसकी वजह से पेशेंट अनकॉन्शियस हुआ है तो उसको जानने का प्रयास करिए। ये डॉक्टर के पास जब आप जाओगे तो उसको डायग्नोसिस करने में मदद करेगा और उसको बीमारी को पकड़ने में और उसको सही तरह से ट्रीट करने में सहायक होगा। इसके अलावा चक्कर का प्रॉब्लम बार बार वापस ना हो, इसके लिए आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और डॉक्टर अगर आपको एक बार ट्रीट कर भी देता है या दवाइयाँ वगैरह अगर लिख भी देता है, लाइफस्टाइल चेंजेस कुछ बोल देता है, तो उसको अच्छे से फॉलो करने की आवश्यकता है, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम्स बार बार ना हो और पेशेंट को बार बार अनकन्वीनियंट या बार बार प्रॉब्लम्स नहीं हो। इस पर आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर एक आध बार हो तो उतना दिक्कत नहीं करती है, बार बार अगर होने लगे तो ज़्यादा दिक्कत करती है। इनफैक्ट पहली बार जब किसी को अगर कोई सिग्निफिकेंट कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम नहीं है और वो पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाए, तो हम वैसे पेशेंट को ज़्यादातर पानी और नमक ज़्यादा लेने को बोलते हैं, और ज़्यादातर उसको बहुत ज़्यादा अपन अग्रेसिवली ट्रीट नहीं करते। लेकिन बार बार जिसको प्रॉब्लम हो रही है तो फिर उसको ट्रीट करना पड़ता है। इसके अलावा पेशेंट के पुराने रिकॉर्ड्स और डिटेल जो भी आपके पास है उनको पहले कलेक्ट कर लीजिए। जब एम्बुलेंस आए तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेशेंट को पहुंचा दिया और अब पेशेंट की फाइल आपके पास नहीं है। तो पेशेंट की फाइल हमेशा एक ऐसी जगह पर घर पर रहना चाहिए जहाँ पे वो इजीली एक्सेसिबल हो, क्योंकि कई बार क्या है, पेशेंट हॉस्पिटल पहुँच जाता है, आपके पास पेशेंट का फाइल, मेडिक्लेम के कागज़ या कोई अगर कार्ड वगैरह जैसे आयुष्मान वगैरह कुछ है तो वो सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। प्रेफरेबली ये सारी चीज़ों को आप मोबाइल पर भी सेव करके रख सकते हैं, कि मोबाइल पर एक उसका फोल्डर बना के रख लीजिए जिसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो, उसमें पेशेंट का मेडिकल डॉक्यूमेंट्स का एक रिकॉर्ड हो जिसमें उसके रिलेटेड सारे पर्चे, कौन सी सारी दवाई खा रहा है, और उसके जो कार्ड्स वगैरह हैं, मेडिक्लेम के कार्ड्स हैं या कागज़ वगैरह, उसके इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके पास सेव्ड होंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, आप उसको ज़्यादा ईजीली यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा कोई भी अनकॉन्शियसनेस के जो ट्रिगर्स हैं उनको अवॉइड करिए, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी का होना, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन का होना, कोई स्पेसिफिक मेडिसिन जो ब्लड प्रेशर को कम करती है, हृदय गति को कम करती है, पेशाब बढ़ाती है, इनसे चक्कर आ सकते हैं। तो वैसी चीज़ों को अवॉइड करिए ताकि दोबारा चक्कर ना आए। जो दवाइयों की वजह से अगर चक्कर आ रहा है तो डॉक्टर को डिस्कस करिए कि ये सारी चीज़ों को कैसे आप एडजस्ट कर सकते हैं, डोजेज को एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि बार बार तकलीफ ना हो। ज़्यादातर जब कभी भी अनकॉन्शियसनेस हो तो आपको ये कोशिश करनी है कि आसपास कोई भी अगर हो तो पेशेंट को गिरने से, पड़ने से या चोट लगने से आपको बचाने की आवश्यकता है। पेशेंट को भी थोड़ा ये कोशिश करने की आवश्यकता है कि यदि उसको गिरने का या अनकॉन्शियसनेस की हिस्ट्री है तो वो ऐसी जगहों पे खड़ा ना है जहाँ पे बालकनी वगैरह हो कि वो सडनली गिर जाए तो चोट लग जाए, डेथ भी हो जाए, या सड़क पर अकेले क्रॉस कर रहा हो, वैसी चीज़ें ना करें जिनको ऐसी हिस्ट्री है, क्योंकि सडनली अनकॉन्शियसनेस कभी भी हो जाता है तो जान का खतरा हो सकता है।
तो वैसे लोग को थोड़ा गिरने से अपने आप को बचाने के लिए ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। और जब कभी भी पेशेंट को ऐसा अनकॉन्शियस हो जाए पेशेंट आपका, तो आसपास वालों को ज़रूरत है कि पेशेंट को प्रॉपर रीअश्योरेंस दे, उसको काम रहने की कोशिश करें, उसको बहुत ज़्यादा घबरा ना जाए, इसके लिए रीअश्योर करते रहे कि हम आपको डॉक्टर पास ले जाएंगे। सारा ट्रीटमेंट खुद से करके और सेल्फ डायग्नोसिस करके, अरे ये तो कोई बात नहीं, तो चक्कर की वजह से हुआ था, इसमें तो कुछ नहीं, तो खाना नहीं खाया था। एक बहुत कॉमन अपने यहाँ ट्रेंड होता है कि लोग बोल देते हैं कि यार ये नाश्ता नहीं करा था इसलिए चक्कर आ गया, छोड़ो इसमें तो कुछ नहीं होने वाला। तो वैसी चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करिए। सेल्फ डायग्नोसिस अगर आप करते हैं तो कभी कभार कोई डेंजरस बीमारी भी मिस हो सकती है, जिसमें पेशेंट को बाद में जाके तकलीफ हो सकती है। तो वो सब चीज़ें करने का प्रयास मत करिए। जो भी बीमारी है उसको एक बार एटलीस्ट डॉक्टर को दिखा दीजिए। अगर कुछ नहीं निकलता है तो बात अच्छी है, पर अगर कुछ सीरियस निकलता है, खासकर हार्ट रिलेटेड या ब्रेन रिलेटेड कोई सीरियस बीमारी निकलती है, तो फिर दिक्कत हो सकती है। क्योंकि सिनकपी क्या है, बहुत कॉमन इशू है, बहुत सारे कारणों से हो सकता है। तो आपको अगर वैसा हो रहा है तो उसका कारण जानना आवश्यक है और उसको ट्रीट करना अप्रोप्रिएटली आवश्यक है। इसके अलावा घर के लोगों को कार्डियोपल्मोनरी रिसस्किटेशन भी आना चाहिए, जिन लोगों को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया है और आपको पल्स वगैरह नहीं मिल रहा है तो कार्डियक रिसस्किटेशन पेशेंट का करना आना चाहिए। हमने सीपीआर पर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो किया है, जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। ये सीपीआर यानी कार्डियक मसाज अगर आपको आएगा तो आप पेशेंट को ज़्यादा बेटर वे में मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पोस्चरल हाइपोटेंशन पर हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो किया है, वो आप देख सकते हैं। चक्कर पर वीडियो किया है, सिनकपी पर हमने ऑलरेडी वीडियो किया है, उसके आप पॉइंट्स को देख लीजिए, तो वो आपको और थोड़े इंपॉर्टेंट टिप्स मिल जाएंगे कि जब कभी किसी को चक्कर वगैरह आ रहे हैं तो क्या चीज़ों से उसको फ़ायदा मिल सकता है। अगर चक्कर आने का कारण लो बीपी है तो हमारे चैनल पर हाइपोटेंशन की भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं, एक बार उन्हें आप चेकआउट कर लीजिएगा तो आपको थोड़ा और टिप्स मिल जाएंगे कि उसमें क्या कर सकते हैं। हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन की इमरजेंसी पर भी हमने वीडियो किया है, वो आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में आपको कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें।